हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 11th की हिस्ट्री के आपके फाइनल के एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपना सैंपल पेपर नंबर जो 5th है इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सैंपल पेपर की वीडियो जो भी बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं आपका जो 10 मार्च को पेपर है, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चे आपका जो 11 मार्च को पेपर है, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जिसके हाईली चांसेस हैं एग्जाम में आपके आने के, रिपीट होने के, है ना। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर दिखेगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी। ओके, तो फटाफट से एक बार पेपर के पैटर्न पे नजर डालते हैं। तो पेपर में 34 प्रश्न 5 खंड होंगे। खंड का के अंदर आपके टोटल जो है ना 21 एमसीक्यू आने वाले हैं। खंड खा के अंदर आपके 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। खंड गा के अंदर 8 नंबर के हैं तो 3 क्वेश्चन, बट हर एक क्वेश्चन में अथवा मिलेगा तो ये भी 6 क्वेश्चन होंगे। खंड घा में आपके 4 नंबर के स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, और 5वें खंड में 5 नंबर का आपका मैप रहेगा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में सेक्शन ए बी सी डी ई आपका ये रहेगा। अब देखो, क्योंकि ये हमारी 5वें पेपर के पार्ट 1 की वीडियो है, तो इस वीडियो में हम 2 सेक्शन अपने पूरे करेंगे। कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे बच्चों, अपने 2 सेक्शन, खंड का और खा। ठीक है, बाकी आपका 8 नंबर का केस बेस्ड और मैप ये जो बचेगा ना, ये आपको मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा आधे घंटे में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 2 का, और आई बटन में भी, तो एक बार चेक जरूर करना। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज के पेपर 5 के पार्ट 1 की वीडियो को। बच्चों तैयार हो आप लोग। अच्छा, एक चीज स्टार्ट करने से पहले आपको हम जो भी सैंपल वर्क करवा रहे हैं ना, जो भी आपको वीडियो करवा रहे हैं, या फिर आपके इस नए सेशन के लिए जो भी हम कंटेंट ला रहे हैं, मैप, वन शॉट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, जो भी है, हर एक वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में यहाँ पे आई बटन में मिलेगी। तो कोई मिस हो जाए एक बार देख लेना, चेक कर लेना, जरूर चेक करना, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मिस हो गई हो तो देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के पेपर 5 के पार्ट 1 की वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज के इस पेपर का, आज की इस वीडियो का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले हम 21 एमसीक्यू को करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेरे आंसर देने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप भी आंसर दें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूचनाओं की मदद से राजा की पहचान कीजिए। ठीक है, अब ये जो सूचना है ना, वो एक स्रोत से ली गई है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये आपकी किताब है। इस किताब में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, अगर नई किताब है तो चैप्टर 1 होगा। एक पुराकालीन पुस्तकालय, यहाँ से है ये। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि बड़े बड़े असीरियाई शासक जो शहर में आकर बसे थे, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना है। तो हमें शासक का नाम क्या दिख रहा है यहाँ पे, असुरबनीपाल। पेज नंबर बताऊं आपको, ये तो खैर वो है, अगर पुरानी किताब है तो 46 है, नई किताब होगी तो आप ये स्रोत देख लेना। ठीक है, तो ये रहा देखो। उसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी जो पट्टिकाएं थी इनका पता लगाने के लिए भेजा था। उसने स्वयं को ब्रह्मांड का सम्राट कहा था। तो उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था असुर बनीपाल। क्या नाम था, असुर बनीपाल। आगे इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ये तीनों जो हैं वो किस शासक के संबंध में है, असुर बनीपाल के साथ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, कि जितने भी युद्धबंदी हुआ करते थे, ठीक है, और जितने भी स्थानीय लोग होते थे, वे स्थानीय लोग, वे युद्धबंदी जिन्हें मंदिर में या फिर शासक के लिए काम पे लगाया जाता था, उन्हें क्या भुगतान किया जाता था। ठीक है, तो उन्हें बेसिकली आटा, दाल, चावल ये दिए जाते थे। अर्थात उन्हें क्या मिलता था, उन्हें मिलता था राशन। ओके, क्या मिलता था, राशन मिलता था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हालांकि ड्यूई ने जो सैंपल पेपर दिया है वो काफी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, लेकिन जब आपके लिए मैं बाकी के 9 सैंपल पे लेके आऊंगा तो काफी इजी और इंपॉर्टेंट लाऊंगा क्वेश्चंस को। अब ये ड्यूई का जो ऑफिशियली है उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभिकथन क्या कहता है, मेसोपोटामिया की दुनिया को जो सबसे बड़ी देन है
वो है उसकी कालगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। बिल्कुल सही है बात भाई। अब कारण क्या है, कारण में बता दिया गया है इसका विच्छेद। क्या? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के अनुसार पूरे वर्ष को 12 महीनों में डिवाइड किया गया है। 12 महीनों को सप्ताह में डिवाइड किया गया, सप्ताह को 24 घंटे में डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब सप्ताह को दिन में और दिन को 24 घंटे। तो ये जो पूरी बात है, ये काल गणना और गणित की ये जो परंपरा है, इसको सही प्रूफ करता है। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? हम बोलेंगे कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए। गिव लो मतलब यहाँ पे दिए गए हैं असर्शन और रीजन, तो दोनों ही सही है, व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही आसान है। मैसोस, हालांकि देखो जो मैसोपोटामिया शब्द है, ठीक है, मैसो पोटामिया, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस तथा मैसो तथा पोटामिया। ठीक है, इसमें जो मैसोस शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो मैसो शब्द का अर्थ है बच्चों मध्य भूमि। क्या अर्थ है? मध्य भूमि, मिडिल ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो आप सभी को पता है सबसे पहली भाषा थी बच्चों सुमेरियन। ठीक है, मैं आपको किताब में भी थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कुछ और चीजें समझाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी ज्ञात भाषा थी उसका नाम था सुमेरियन। ठीक है, उसके बाद 2000 मतलब 2400 ईसा पूर्व के आसपास ये जो सुमेरियन भाषा थी इसका स्थान किसने ले लिया था? अक्कदी भाषा ने ले लिया था। उसके बाद में फिर अक्कदी भाषा में कीला का लेखन का रिवाज चला, फिर ये 2000 वर्षों तक चलती रही। उसके बाद में हिब्रू भाषा जाती, कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, तो दोनों ही भाषाओं के बारे में आपको सारी चीज समझ में आ गई। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ना बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि रोमन गणराज्य डैश तक गणतंत्र बना रहा। देखो यहाँ पे क्या है कि तक, यानी कि हमें बताना है ये एंड कब हुआ था, स्टार्टिंग नहीं, एंड की हमें बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ था भाई, मतलब एंड कब हुआ था ये? तो ये एंड हुआ था 27 ईसा पूर्व, और स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 527 ईसा पूर्व और एंड 27 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद में है 7वां सूची, यानी कि मिलान वगैरह ये दिया गया है। तो मिलान देखो, मिलान जो है इसका आंसर, ठीक है, अच्छा वैसे आंसर लिखा नहीं मैंने इसका। इसका आंसर हमें क्या है कि कौन सा सुमेलित है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा एक सही है बस वो बताना है। ओके, वेल इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि किसने सिफारिश की कि जो भूस्वामी है इन सभी को अपने औजारों का अपनी जरूरत से दोगुना भंडार रखना चाहिए। यानी कि आपने वो जो रोमन साम्राज्य में पढ़ा था ना कोलुमेला के बारे में, ठीक है, तो कोलुमेला ने क्या कहा था कि जितने भी ये बड़े बड़े भूस्वामी हैं, जमींदार हैं, इन सभी को अपने पास में जो औजार हैं वो अपनी जरूरत से दोगुने रखने चाहिए। ठीक है, ताकि कभी जरूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल और ज्यादा किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद है रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। तो आइए कथनों पे विचार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि महिलाएं जो थी वो अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। बिल्कुल सही है। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। बिल्कुल सही है। तलाक देना बहुत ही आसान था। बिल्कुल सही है। उसके बाद विवाह आमतौर पर परिवार के द्वारा ही नियोजित होते थे। ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखेंगे, ये सभी सही हैं और यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, पहले ये देखते हैं कि सही कौन सा है। तो याम ये एक संहिता कानून था। कुबकर ये व्यापारिक सुविधाओं के साथ खाना बदोशों पर लगाए वाला एक टैक्स। जैरेज मंगोलिया क्षेत्र के पास में परमिट के लिए इसको बोलते थे। और
सुनहरा ग्रोह ये जोची वंश के द्वारा स्थापित संघ है, ये गलत है, क्योंकि ये जोची वंश के द्वारा नहीं, ये उसने स्वयं स्थापित किया था। इसने उसने स्वयं स्थापित किया था, उसके वंशजों ने नहीं। ठीक है, हालांकि आगे चलाया वो बात अलग है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि आप किसानों का अपमान करते हैं, उनके बैलों को और बीजों को ले लेते हैं और उनकी फसलों को जमीन में रौंद देते हैं, तो आप भविष्य में क्या करेंगे? यह कथन किसका है? तो फिर से एक बार, ये कथन एक स्रोत से लिया गया है आपका। ठीक है, और ये जो स्रोत है वो किस व्यक्ति का है? ये स्रोत है गजन खान का। ठीक है, जिसमें वो मंगोली शासकों को कहते हैं कि अगर आप किसानों का अपमान करोगे, उनके बैलों को छीन लोगे, बीजों को छीन लोगे, उनकी फसलों को रौंद दोगे, तो तुम भविष्य में करोगे क्या? जब वही नहीं रहेंगे, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे तुम? ये कहते हैं गजन खान। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट है। उसके बाद ये है कि चंगेज खान ने निसापुर को लूटने और नष्ट होने का आदेश क्यों दिया था? तो चंगेज खान ने ऐसा क्यों कहा था? चंगेज खान ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब वो ये लूट मार की प्रक्रिया चला रहे थे, तो उस समय किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर कुछ विद्रोहियों के द्वारा एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। इसीलिए चंगेज खान ने कहा कि अब इस निसापुर को लूटो और पूरी तरीके से नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे एक मंगोल राजकुमार को उन्होंने मार डाला है, इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 13, इसमें दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप सभी को पता है किसने की थी? चंगेज खान ने। लेकिन पेपर में ये पूछा जाए कब की थी, याद रखेंगे 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी पता चलेगा। क्वेश्चन क्या है? नाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और ये देखना कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला दिया हुआ है बच्चों कि लॉर्ड ने नाइट को एक भूमि का टुकड़ा दिया होता है जिसका नाम होता है फीफ, और उसकी रक्षा करने का वादा किया होता है। बिल्कुल ठीक। और तीसरा ये है कि फीफ के बदले में नाइट ने अपने स्वामी को एक नियमित शुल्क का भुगतान करता था और युद्ध में उसके लिए लड़ने का वादा करता। एक नाइट एक से अधिक लॉर्ड को सेवा प्रदान कर सकता था, लेकिन सबसे बड़ी उसकी निष्ठा अपने स्वामी के लिए होती। ठीक है, लेकिन ये कहना कि फीफ को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिल सकता था, उसे जो टुकड़ा भूमि थी उसको अपने बेटे को नहीं दे सकता था, ये गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में बी यहाँ पे जो है वो रॉन्ग बन जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित का सही मिलान करना है, सूची 1 और सूची नंबर 2। तो आइए एक एक करके मिलान करते हैं। सबसे पहले हमें जो आसान लगता है वो देखते हैं। तो हमारे लिए आसान है बच्चों, फ्रांस का संबंध किस शासक से है इसके बारे में। तो फ्रांस का संबंध है बच्चों लुई 11 से। ठीक है, अब देखते हैं जिसमें पहले का बी हो, तो ये रहा सी और एक ये रहा डी, यानी कि सी और ए ये तो हट ही गए, है ना। अब देखते हैं जो हमें और थोड़ा आसान लगे। तो और आसान है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का संबंध है हेनरी सप्तम से, तो ये हो गया। अब देख लो जिसमें दूसरे का ए हो, तो ये रहा हमारा डी वाला। अब दूसरे का ए हो गया। फिर ऑस्ट्रिया का संबंध है मैक्समिलियन से, और स्पेन से संबंध है फर्डिनेंड से, इसका। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा ये मिल गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन हमारा ये है कि अभिकथन हमारा ये कहता है कि कानून इटली के शुरुआती विश्वविद्यालयों में अध्ययन का एक लोकप्रिय विषय था। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि कानून को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी था। कारण क्या था? कारण ये था कि इससे शिक्षकों और डॉक्टरों की मांग बढ़ गई थी। बिल्कुल गलत, क्योंकि शिक्षकों और डॉक्टर की मांग किस लिए बढ़ी थी? व्यापार के संबंध में, वो जो नोटरी बोलते हैं ना, नोटरी, व्यापारी इत्यादि, ये सबसे ज्यादा अहम थे। लेकिन शिक्षकों और डॉक्टरों की मांग इस कानून के पढ़ाने की वजह से हुई, ये तो गलत है भाई। ठीक है ना, मतलब दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली व्याख्या नहीं है। तो क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, नोटरी और व्यापारी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ना अभिकथन ए सत्य है, लेकिन कारण जो है ना दिया गया वो गलत है, क्योंकि शिक्षकों और डॉक्टर की नहीं, नोटरी और व्यापारियों की मांग बढ़ी थी। ओके, तो है तो ए ठीक है और आर गलत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि जो कैथेड्रल शहर थे इसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो कैथेड्रल के शहर के निर्माण का श्रेय शिल्पकार, कारीगर, व्यापारी और आम लोगों के द्वारा जो योगदान दिया गया, जो सदस्यता दी गई, जो कुछ आर्थिक तौर पे योगदान दिया गया, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये चित्र बेसिकली किसका है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ दुकानें जैसी आपको दिख रही है। ठीक है ना, ये सब क्या है, दुकानें जैसी। तो ये क्या है, ये फोरम जूलियस में रोम की दुकानें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन डी, फोरम जूलियस रोम। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 19। 19 बहुत ही आसान सा है। टेरा न्यूलिशियस शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो टेरा न्यूलिशियस शब्द का क्या अर्थ है, वह जमीन जो किसी की नहीं है। ठीक है, जमीन जो किसी की नहीं, ऑप्शन सी राइट है। इसी तरीके से ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20, ये तो आपने बहुत सुना होगा। ये कथन बेसिकली है जापान के बारे में। ठीक है, ये कथन कहा गया था किस व्यक्ति के द्वारा, कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल के फेंकना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा था, ये कहा था फुकुजावा याकिची के द्वारा। इसके लिए, जापान के लिए, जब वो विकसित हो रहा था तब। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब 21 देखिए क्या है, इसमें एक सही कार्यक्रम क्या है ये बताना है। तो आपको 4 एमसीक्यू आपको पता चलेगा। सबसे पहला तो ये कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। सबसे पहला अफीम युद्ध कब हुआ था, 1839 में। और दूसरा वाला कब हुआ था, 1942। मेजी बहाली कब हुई थी, 1868 में। लंबा कूच कब हुआ था, जिसे हम लॉन्ग मार्च बोलते हैं, तो 1934। तो अब देखते हैं पहले क्या हुआ। पहले हुआ था भाई यहाँ पे 1868 में, नहीं, पहले अफीम युद्ध हुआ। ठीक है ना, तो जिसमें दूसरा सबसे पहले दिया हुआ हो, ये रहा देखो, ए वाला ही है। ठीक है, दूसरा पहले पे, अब पहला अफीम युद्ध। फिर हुआ मेजी बहाली 1868 में। फिर तीसरे पे आई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। और चौथे पे हुआ 1934 में लॉन्ग मार्च। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, ये राइट है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छे तरीके से आ गया ना समझ में कि कौन सा क्रम क्या है। इसी तरीके से आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनिकल ऑर्डर। तो इसके बाद में ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने सेक्शन ए के अंदर से जितने भी 21 एमसीक्यू थे वो कर लिए। बाकी एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा वो आप मुझे जरूर बताना, और क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर कमेंट में आपको बताना। ठीक है, चलिए, अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन की, जो कि हमारा सेक्शन नंबर बी, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के 6 अथवा मिला दे तो 7 या 8। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ठीक है, डीओई का, ये रहा देखो। इसमें ये आपके क्वेश्चन है सारे के सारे, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन है और इन्हीं को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि जो थी वो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी ये कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, तो आइए समझते हैं। मेसोपोटामिया में जो जमीन थी वो प्राकृतिक तौर पे बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, लेकिन फिर भी कई बार ये संकटों से घिर जाती थी। सबसे पहले हैं इसके प्राकृतिक कारक। उसमें क्या कहते हैं, प्राकृतिक कारक में बात आती है कि फरात नदी की जो प्राकृतिक धाराएं थी, कई बार क्या होता था, हालांकि ये नदी किस रूप में काम आती थी, वहां पे फसल की सिंचाई करने के लिए, लेकिन एक साल के दौरान एक समय पीरियड, एक टाइम पीरियड ऐसा आता था जब इसमें बहुत ज्यादा पानी आता था, पानी भर जाता था, तो ये फसलों को डुबो देता था, नष्ट कर देता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये नदी अपना रास्ता ही बदल लेती थी, तो उस एरिया में सूखा भी पड़ जाता था। ठीक है, तो प्राकृतिक कारक तो कारक हो गया फरात नदी का। दूसरा कारक है यहाँ पे मानव निर्मित कारक। ये क्या था, तो फरात नदी से आने वाली धाराओं के ऊपरी इलाकों में लोग रहते थे। वे अपने पास की जो जलधारा थी उससे इतना ज्यादा पानी अपने खेत में लेते थे कि नीचे रहने वाले लोग, नीचे रहने वाले गांव, उन्हें पानी ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो मानव निर्मित कारक में क्या हो गया कि धारा से अपने पास पानी ज्यादा रख लेना,
नीचे वाले गांव के लोगों को पानी कम मिलना। ये लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद यानी कि मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वाले लोगों को पानी मिलता ही नहीं था। इसीलिए ऐसा देखा गया था कि मेसोपोटामिया के जो देहाती लोग थे, ठीक है ना, इन्हें जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े होते रहते थे देहाती और ऊपरी लोगों के बीच। ठीक है। फिर तीसरा आ जाता है बच्चों, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। अर्थात मेसोपोटामिया में अक्सर युद्ध होते रहते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आती थी। और जब युद्ध हो रहे हैं तो क्या ऐसे टाइम पे कृषि जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सारे के सारे लोग जो युद्ध में ही लगे होंगे, तो इससे क्या हुआ था कि कृषि उत्पादन में कमी आ रही थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आपका। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रहे 3 कारण जिसकी वजह से मेसोपोटामिया की जो कृषि थी वो संकट से घिरती थी, प्राकृतिक, मानव निर्मित और युद्ध तथा राजनीतिक अस्थिरता। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मेसोपोटामिया में भाषा का विकास क्रम अनुसार वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं। तो मेसोपोटामिया की आप सभी को पता है, सबसे पहली जो ज्ञात भाषा थी वो क्या थी? वो थी सुमेरियन। उसके बाद लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहली ज्ञात भाषा का स्थान ले लिया अब अक्कदी भाषा। ठीक है, जिसका अधिकतर विस्तार सिकंदर ने इस टाइम पीरियड में किया था। फिर धीरे धीरे करके 1400 ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, धीरे धीरे जो थी यहाँ पे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ, जो कि हिब्रू भाषा से मिलती थी। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और वर्तमान समय में इराक के ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे अरामाइक भाषा उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, फिर साक्षरता की बात आ जाती है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, वो प्रतीक या फिर चिन्हों के माध्यम से अपनी बातों को प्रकट करते थे। ठीक है, और किसी को तो पता भी नहीं था ये क्या होते हैं क्या नहीं, तो कम पढ़े लिखे थे। तो मेसोपोटामिया में भाषा का विकास एक क्रम के अनुसार कैसे हुआ, ये बातें आप यहाँ से समझ गए। इंग्लिश में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर इज साउथर्न मेसोपोटामिया वाज ऑफ्टन बेस्ड बाय प्रॉब्लम्स। तो कौन कौन से फैक्टर्स के लिए अफेक्टिंग थे? नेचुरल, मैन मेड एंड वॉर एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में आपको जो लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, उसका डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल तरीके से हुआ, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने पॉइंट, यहाँ से पढ़ सकते। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि तीसरी शताब्दी का संकट पहली और दूसरी शताब्दी की जो शांति की अवधि थी इससे भिन्न था। कैसे? देखो, पहली और जो दूसरी शताब्दी थी ये शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन तीसरी शताब्दी में तनाव उभरा। अब कब उभरा, ध्यान से समझो। तनाव तब उभरा जब ईरान के ससानी वंश ने बार बार यहाँ पे आक्रमण करने शुरू कर दिए। ठीक है, बाहर से तो ईरानी वंश ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, इवन इसके अंदर रहने वाली जो जर्मन मूल की जनजातियां थी, इन्होंने भी रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, इतना ही नहीं, 225 ईस्वी में ससानी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था शापुर प्रथम। इन्होंने तकरीबन 60,000 रोमन सेना को मार गिराया। ठीक है, और साथ ही रोम की पूर्व राजधानी एंटियोक पर अधिकार करके जर्मन मूल की कई जनजातियों ने क्या किया, डैन्यूब नदी की सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। यानी कि राजधानी भी गई, प्रांत भी गए, और नदी ये जो डैन्यूब नदी थी इसके आसपास बेसिकली आक्रमण करना शुरू कर दिया। आपको पता है ना कि रोमन साम्राज्य जो राइन और डैन्यूब नदी थी इन दोनों के आसपास बसता था, है ना। सम्राट, रोमन सम्राट जिन लोगों के खिलाफ लड़ा करते थे उन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। और इन तकरीबन 47 वर्षों के दौरान रोमन साम्राज्य में 25 सम्राट हुए। इसीलिए इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आपको समझ में आए। तो तीसरी शताब्दी का संकट ये था, आक्रमण हुए, राज्यों को लूटा, राजधानी पे आक्रमण हुआ, ठीक है, कब्जा कर लिया, डैन्यूब नदी के आसपास में आक्रमण किए, 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए, ये कुछ ही। इंग्लिश में जाता है। तो क्या क्राइसिस था 3rd सेंचुरी का, उसके बारे में आप यहां से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 24 की। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक 8 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि पूछा तो 3 में ही गया है, लेकिन मैं आपको 8 के हिसाब से बताऊंगा। क्वेश्चन ये है, चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां क्या थी?
तो चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां ऐसी थी जिसको देखकर कोई भी आश्चर्यचकित विस्मित रह जाता। क्या क्या? सबसे पहली बात, चंगेज खान ने ये जिस क्षेत्र में रहता था, ठीक है, वहां के स्टेपी क्षेत्र की जो युद्ध शैली थी उसको सुधारा और उसे अपने अनुसार परिवर्तित करके एक रणनीति में बदला। कैसे? सबसे पहला पॉइंट, सैन्य शक्ति का। चंगेज खान सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का उससे कौशल सिखाया। उसने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अनुशासित जब सेना होती है तो उनकी शक्ति कितनी मजबूत होती है, इस प्रकार से एक अनुशासित तीरंदाजी और घुड़सवारी सैनिक को विकसित करके मजबूत बनाया। ठीक है, कुशल घुड़सवारी की बात आती है तो जब सैनिक कुशल घुड़सवारी सीख गए, ठीक है, तो उनकी सेना को गति मिली, वो थोड़ी ही देर में किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जाके अपने जो प्रतिद्वंदी होते थे उसको मार गिरा सकते। ठीक है, उसके बाद मौसम संबंधी भी इसकी कुछ जानकारियां थी, जैसे कि इसने क्या किया, इसने ये देखा कि जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो उस टाइम पे वनों के माध्यम से, जंगल के रास्ते से आपके सामने से जाने से दिक्कत हो सकती है। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि ठंडी के समय नदी जो होती है ना वो उसमें बर्फ जम जाती है, तो ये नदी मार्ग के रूप में, मतलब नदियों को अपने राजमार्ग के रूप में उपयोग करने लगे युद्ध के लिए। ठीक है, युद्ध पद्धति और हथियार, यानी कि लोग गुरिल्ला पद्धति को अपनाते थे। घेराबंदी यंत्र, नेप्ता बमबारी, ठीक है, बंदूकें, इन सभी का ये उपयोग करते थे। ठीक है, जिन्हें हम चल उपस्कर बोलते हैं, बंदूक ही होती थी एक तरीके से। तो समझ में आ गया ना चंगेज खान की सैन्य उपलब्धियां क्या क्या रही। ओके, चलिए इंग्लिश में देखेंगे। तो व्हाट वर द मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान। तो आपके सामने ये पॉइंट है, आप इजीली यहां से पढ़ सकते हैं। अब 25 क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से समझिए। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इतिहास में मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक्चुअली देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है ना थोड़ा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर मात्र आपका इतना है। ठीक है, इतना आंसर है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, मानवतावादी जो थे इन्होंने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाले काल, मानवतावादी अपनी बातों को लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे थे। यद्यपि विद्यालयों में पाठ्यचर्चा पर कानून, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र इन्हीं का ही दबदबा था, लेकिन फिर भी अब वो मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाया जाने लगा था। इवन इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी ऐसा हुआ। ठीक है, और मानवतावादी ये मानते थे कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद एक अंधकार युग शुरू हुआ। ये कुछ बात थी। ठीक है, बाकी इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन ये वाली और 4 लाइनें ये वाली, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में आ जाता है। पृथ्वी की सही स्थिति बताने वाले सिद्धांत को कोपरनिकस ने जीवन भर गुप्त क्यों रखा? तो कई रीजन की वजह से रखा था। देखो, यहाँ पे कुछ बातें कही जाती हैं। एक जो पॉइंट है ना ये वाला, ये अलग है, ये मैं आपको बस बताने के लिए लिखा हूँ, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए। ब्रह्मांड के प्रति जो ईसाई थे वो ये मानते थे कि मनुष्य पापी है, पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ही वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह जिसमें सूर्य भी शामिल है वो इसकी ओर इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, हालांकि लिखने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि इसमें आपको क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो सिद्धांत था कोपरनिकस का उसको गुप्त क्यों रखा। ठीक है ना, तो कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी के समेत सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत को कोपरनिकस ने इसलिए प्रकाशित नहीं किया क्योंकि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई जो धर्मकारी थे, धर्म अधिकारी थे, इनमें घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपनी पांडुलिपि जो थी द रिवॉल्यूनिस्ट, इसको प्रकाशित नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात उनके जो अनुयायी थे, जोस लिटिकस, इन्होंने इनके विचारों को ग्रहण किया और काफी समय के पश्चात खगोलशास्त्री जोहानियस केपलर ने जोहानियस केपलर तथा गैलीलियो ने क्या किया, इनके लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त किया और फिर ये जो कोपरनिकस का सिद्धांत था ये सर्वमान्य
हो गया इस तरीके। ठीक है, तो आखिर वो क्यों नहीं करना चाहते थे? नहीं करना चाहते थे इसका एक ही पॉइंट है, क्या? कि उनकी इस नई खोज से ईसाई धर्माधिकारियों में घोर तपस्या हो सकती थी। ठीक है ना? ये सबसे मेन रीजन था। उसके बाद आगे बात करते हैं कि अच्छा, क्वेश्चन तो हो ही गया आपका। क्वेश्चन ये कि डिस्क्राइब दी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन हिस्ट्री। तो मैन आंसर आपका यहाँ से लेके और ठीक है, ये भी है और यहाँ से इतना है, ये नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे बात आ जाती है कि उसको छुपा के क्यों रखा। तो ये आंसर आपको नहीं लिखना, ये वाला बस मैंने बताने के लिए लिखा था। मेन आंसर आपका यहाँ से लेके इतना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास को आखिर इतिहास की किताब से क्यों हटा दिया गया? तो ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। हालांकि 3 नंबर में पूछा गया है लेकिन है 8 नंबर। आइए समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे, इनको इतिहास की किताबों से क्यों हटा दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आदिवासियों के प्रति घृणा का भाव, अर्थात कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी और इनके विवरण से यह ज्ञात हुआ कि शुरू-शुरू में उनका मूल निवासियों के प्रति जो व्यवहार था वो मधुर था, किंतु हवाई द्वीप में आदिवासियों के द्वारा जब कैप्टन कुल की हत्या कर दी गई, इसके बाद अंग्रेज और मूल निवासियों के संबंधों में खटास आई। पहले तो सही थे, लेकिन जब कैप्टन कुल की हत्या कर दी आदिवासियों ने, तब खटास और अंग्रेजों के मन में आदिवासियों के प्रति घृणा का भाव आया। इसीलिए उनके बारे में अंग्रेजों ने लिखना बंद कर दिया। पहला कारण क्या हुआ? लिखना बंद कर दिया। दूसरा, यूरोपीय उपनिवेशवाद का दृष्टिकोण, अर्थात यूरोपीय लोगों का मानना यह था कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी अवर संस्कृति के लोग हैं, अर्थात वे मूल निवासियों को बर्बर और सभ्य नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें इतिहास की किताबों से बाहर रखा। दूसरा ये कि ये जो इतिहास था वो यूरोपीय अग्रदूतों के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एक और पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया का एक तटीय भाग जो कि आबाद था, वहां से यूरोपियों के द्वारा मूल निवासियों को निकालने की कोशिश में दोनों के पक्ष में द्वंद्व आरंभ हो गया था और परिणाम स्वरूप यूरोपियों ने मूल निवासियों के बारे में लिखना बंद कर दिया। तो मेन जो पॉइंट है वो क्या है? लिखना बंद कर देना। ठीक है, सभ्य ना मानना, इसकी वजह से भी उनके बारे में ना लिखना, ये सबसे मेन रीजन रहा है, सबसे बड़ा, कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास की किताबों में शामिल नहीं किया। ठीक है, आते हैं इंग्लिश में कि व्हाई द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियाज इंडिजिनियस पीपल वाज इरेज्ड फ्रॉम द हिस्ट्री बुक्स। ऐसा क्यों था, इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि मूल निवासियों की जीवन शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का है, बड़े ध्यान से समझिएगा, हालांकि पूछा 3 में गया है 8। तो जब हम मूल निवासियों के जीवन शैली की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अमेरिका के मूल निवासियों की बात करते हैं। ठीक है, तो ये मूल निवासी नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में एक समूह बना के रहते थे, यानी कि ये एक नदी होती थी, ठीक है, एक घाटी होती थी, इसके आसपास ये गांव में समूह बनाकर रहा करते। ठीक है, हालांकि नदी के पास रहते थे तो सिंपल सी बात है, वे मछली और मांस खाया करते। ठीक है, सब्जियां और मकई भी उगाया करते थे क्योंकि खेती के लिए उन्हें आसानी से सिंचाई के लिए पानी मिल ही जाता था। ठीक है, वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पे भी जाते थे, खास करके वे मुख्य रूप से बाइसन, उस समय से जंगली भैंस बोला जाता था, इसकी तलाश किया। ठीक है, उसके बाद में अब ये शिकार पे जाते थे तो घोड़े खरीदते थे। तो ये घोड़े जो थे वो स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे, लेकिन जानवर सिर्फ उतनी मारते थे जितनी ये इन्हें भोजन की जरूरत। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस नहीं करते थे, अर्थात जो जमीन उनके पास है वो ये नहीं सोचते थे कि ये हमारी जमीन है तो हमेशा हमारी रहेगी, कोई इस पे खेती कर लेगा, ये वो। तो उनके लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो भोजन उन्हें उस भूमि से मिल जाता उसी में संतुष्ट। ठीक है, औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना ये बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, क्योंकि उन्हें उनकी जरूरतों का सारा सामान उपहारों के द्वारा मिल जाएगा। ये धरती पढ़ सकते थे, अर्थात जलवायु, तूफान, वर्षा, भूकंप इत्यादि कब आने वाला है या फिर आ चुका है या कैसे आएगा, तो ये सारी चीजें इनको पहले ही से ही पता चल जाए। ठीक है, तो ये बातें रहीं किसके बारे में?
अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली के बारे में। इंग्लिश में आएगा डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ द नेटिव्स। ये पॉइंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा 5वां वाला सैंपल पेपर है ना बच्चों, इसके पार्ट 1 का सॉल्यूशन तो यहाँ पे पूरा कर लिया। अब जो अगली वीडियो आएगी ना बच्चों पार्ट 2 की, उसके अंदर हम आपको खंड नंबर गा समझाएंगे अच्छे से, 8 नंबर के क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग। खंड घा समझाएंगे आपको जो आपके 4 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्रोत आधारित, और फिर 5वां खंड जिसमें आपका मैप रहता है 5 नंबर का, ये समझाएंगे। ठीक है ना, तो रेडी रहना बच्चों। बाकी के जितने भी सेक्शन बच गए हैं इन सभी को पार्ट 2 में आपको समझा दूंगा। पार्ट 2 का लिंक वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आई बटन को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ थी बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो बच्चों, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि वो भी देख लें भाई पेपर के बारे में। और कमेंट बॉक्स में आप सारे बच्चे मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बाकी आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना बच्चों। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना JSK 11th क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना। ओके, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी पेपर 5 के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।